नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए, विश्व शक्ति का खेल ना अब सिर्फ सेना या पैसे तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। हाँ, तो आज हम वैश्विक नियंत्रण के 3 खास उपकरणों पर गहराई से नजर डालेंगे। मुद्रा मतलब पैसा, हाँ, खुफिया एजेंसियां यानी जासूसी, बिल्कुल और सांस्कृतिक प्रभाव जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, असली कहानी सिर्फ इन अलग अलग चीजों में नहीं है, बल्कि ये कैसे मिलकर काम करते हैं, इनके रणनीतिक संगम में है। सही। तो हमारे ये विश्लेषण उन स्रोतों पर आधारित है जो यही दिखाते हैं कि कैसे पैसा, जासूसी और संस्कृति, ये तीनों मिलकर आज की दुनिया मतलब भू राजनीति को आकार दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन यही है कि इस जटिल ताने बाने को थोड़ा खोलकर समझें। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा से पैसा। स्रोत बताते हैं कि अमेरिकी डॉलर का जो दबदबा है वो बस यूं ही नहीं बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सोची समझी रणनीतियां थीं। 2 बड़े मोड़ थे। एक तो ब्रेटन वुड्स समझौता। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाला। बिल्कुल, जिसने डॉलर को दुनिया का स्टैंडर्ड बना दिया। हाँ, और दूसरा 70 के दशक की पेट्रो डॉलर प्रणाली। वो अमेरिका सऊदी तेल वाला समझौता। अच्छा। उसने दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर पर निर्भर कर दिया। और यहीं से अमेरिका को मिला वो जिसे स्रोत असाधारण विशेषाधिकार कहते हैं। मतलब प्रतिबंध लगाने की ताकत। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली हथियार। लेकिन अब तो माहौल बदल रहा है। स्रोत बताते हैं कि इस दबदबे को चुनौती मिल रही है। डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं। हाँ, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। ब्रिक्स देश जो हैं, भारत भी जिसमें शामिल है। हाँ, भारत भी स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा दे रहा है। ये सब देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। रूस और चीन को देखिए, उनका तो 90% से ज्यादा व्यापार अब रूबल और युआन में हो रहा है। अच्छा। हाँ, और कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश ने भी रूस को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए पेमेंट युआन में किया है। ये सब डॉलर को साइडलाइन करने की कोशिशें हैं। और इसी में अभी डिजिटल करेंसी वाला एंगल भी आ गया है। क्रिप्टो करेंसी एक तरफ और दूसरी तरफ ये सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाँ, क्या ये सीबीडीसी मतलब देशों के लिए डॉलर को किनारे करके नियंत्रण वापस पाने का जरिया बन सकती हैं? हो सकता है। देखिए, सीबीडीसी जो हैं वो सेंट्रल बैंक जारी करते हैं, तो सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है इन पर, क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ब्रिक्स देश शायद कोई साझा डिजिटल मुद्रा भी ले आए। अच्छा। हाँ, जिससे आपसी व्यापार में डॉलर की जरूरत ही खत्म हो जाए। ये एक तरह से डिजिटल तरीके से अपनी वित्तीय आजादी पाने जैसा है। ठीक है, तो पैसा तो एक बड़ा हथियार है, लेकिन स्रोत ये भी दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे का खेल भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। मतलब खुफिया एजेंसियां, शीत युद्ध का जमाना याद आता है। केजीबी के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? भारत में उनका क्या रोल था? स्रोत बताते हैं कि सोवियत केजीबी ने कथित तौर पर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पैसों का खूब इस्तेमाल किया। अच्छा, कैसे? मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। कहा जाता है कि 10 अखबार और एक न्यूज एजेंसी उनके पेरोल पर थे, और राजनीति में दखल देने के लिए भी, जैसे इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना। बाप रे! तो ये सीधा उदाहरण है कि कैसे पैसा खुफिया ऑपरेशंस को ईंधन देता है। हाँ, बिल्कुल। मुद्रा और जासूसी का सीधा कनेक्शन। लेकिन आज के तरीके तो बदल गए होंगे। अब जासूसी कैसे होती है? बिल्कुल बदल गए हैं। अब सिर्फ जानकारी चुराना ही काफी नहीं है। सीधी कार्रवाई और तकनीकी जासूसी पर बहुत जोर है। जैसे इजरायली मोसाद का ऑपरेशन थंडरबोल्ट था युगांडा में, वो सीधी कार्रवाई थी। और चीन की MSS को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। हाँ, उनका जोर तकनीकी और साइबर जासूसी पे ज्यादा है। और यहीं पर साइबर युद्ध की बात आ जाती है, राज्य प्रायोजित हमले। हाँ, और ये बहुत खतरनाक मोड है। स्टक्सनेट वायरस याद है? हाँ, जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल, वो एक बड़ा उदाहरण है। स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत के जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उन पर भी चीन, रूस, पाकिस्तान से जुड़े ग्रुप्स हमले करते रहे हैं। तो यहाँ पैसा, जासूसी और तकनीक सब मिल जाते हैं। हाँ, ये खतरनाक कॉकटेल है। ठीक है, तो हमने देखा कि पैसा और खुफिया ताकतें कैसे सीधे काम करती हैं, लेकिन एक और तरीका है प्रभाव डालने का, जो शायद ज्यादा बारीक है। सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक प्रभाव। सही कहा। सॉफ्ट पावर मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आकर्षण से, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों से दूसरों को प्रभावित करना। लेकिन इसके लिए भी तो कुछ चाहिए होता है।
मतलब ये अपने आप नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार पैसा लगाना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, और सबसे जरूरी, आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। शीत युद्ध में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था ना? हाँ, बहुत अच्छे से किया था। मार्शल प्लान को देखिए, वो आर्थिक मदद थी, यानी मुद्रा। साथ में CIA के गुप्त ऑपरेशन चल रहे थे, यानी खुफिया। और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे चैनल अमेरिकी संस्कृति और नजरिए का प्रचार कर रहे थे, यानी संस्कृति। मतलब तीनों का मिला जुला इस्तेमाल। बिल्कुल, एक साथ सोच समझकर। और आज के जमाने में इसका कोई बड़ा उदाहरण? चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जी का जिक्र आता है। हाँ, BRI एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें आर्थिक निवेश है, यानी मुद्रा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसे आप हार्ड पावर कह सकते हैं, और साथ ही वो अपने सांस्कृतिक और तकनीकी स्टैंडर्ड्स भी फैला रहे हैं, जो सॉफ्ट पावर है। लेकिन इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं, वो कन्फ्यूशियस संस्थान वाले। हाँ, ये एक पेचीदा मामला है। कन्फ्यूशियस संस्थान चीनी भाषा और संस्कृति सिखाते हैं, जो सॉफ्ट पावर का हिस्सा है, लेकिन उन पर जासूसी के आरोप भी लगते रहे हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे खुफिया तंत्र और सॉफ्ट पावर के बीच की रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। और भारत इस खेल में कहाँ है? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि भारत अपने बड़े प्रवासी समुदाय को, जो लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं, एक बड़ी ताकत मानता है। और भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाता है, मतलब किसी एक गुट से बंधकर नहीं रहता। सॉफ्ट पावर के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हैं ही, साथ में रक्षा कूटनीति का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि ये तीनों उपकरण, पैसा, जासूसी और संस्कृति, अकेले काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं, यही सबसे अहम बात है। ये अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जैसे पैसा खुफिया अभियानों को फंड करता है। हाँ, जैसे KGB वाला उदाहरण देखा। और पैसा सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट्स को भी मुमकिन बनाता है, जैसे BRI। और खुफिया एजेंसियां सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा कन्फ्यूशियस संस्थानों के मामले में शक है। तो शीत युद्ध के तरीकों और आज के BRI जैसे मॉडल में क्या फर्क है? फर्क ये है कि शीत युद्ध में ये उपकरण साथ मिलकर काम तो करते थे, पर शायद उतने घुले मिले नहीं थे। आज BRI जैसे मॉडल में ये तीनों चीजें, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभाव, ज्यादा एकीकृत हैं, ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि आधुनिक भू राजनीति कैसे बदल गई है। अब लड़ाई इन उपकरणों के संगम की है। तो मतलब वैश्विक शक्ति का असली राज इन तीनों के सही कॉम्बिनेशन और रणनीतिक इस्तेमाल में छिपा है। बिल्कुल। और ये खेल अब और भी तेजी से डिजिटल दुनिया में शिफ्ट हो रहा है। डिजिटल दुनिया में कैसे? देखिए, क्रिप्टोग्राफी का संबंध मुद्रा से है। एल्गोरिदम का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जमा करने और विश्लेषण करने में होता है। और डिजिटल कंटेंट संस्कृति का नया रूप बन गया है। तो ये सब भविष्य के नए हथियार बन रहे हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये तीनों उपकरण, मुद्रा, खुफिया और संस्कृति, और ज्यादा इंटीग्रेटेड और डिजिटल होते जा रहे हैं, हाँ, तो किसी देश की अपनी संप्रभुता और यहाँ तक कि हम सब की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।